हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आज हम लोग रिस्पिरेशन का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन के बारे में और क्रैब साइकिल के बारे में। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था, पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने रिस्पिरेशन पढ़ा, फिर रिस्पिरेशन के टाइप पढ़े, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। तो अब ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारी लिंक रिएक्शन आएगी, और उसके बाद लिंक रिएक्शन के बाद क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल के बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा था, देखो बेटा, हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज से हमारा क्या बन रहा था, ग्लूकोज से हमारा बना था पायरेट। ग्लूकोज से क्या बना था, पायरेट बना था। ग्लूकोज जो हमारा था, ग्लूकोज के टोटल 1 मॉलिक्यूल था। कितने मॉलिक्यूल थे, 1 मॉलिक्यूल। और कितने कार्बन, 6 कार्बन। जो हमारा पायरेट बना, इसके 2 मॉलिक्यूल बने, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन। तो हमारे पायरेट के कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल बने। अब हमें इसके बाद जो हमने पढ़ा था, इसके बाद हमारी एक अगली रिएक्शन होती है, जिसको हमने क्या बोला, लिंक रिएक्शन। और इसमें हमारा बनता है एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए। आज हम यही पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। और यहां पे हमारे कौन सी रिएक्शन हो रही है, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। क्लियर है बात। और हमने ये देखा था, एसिटाइल को एंजाइम ए के बाद हमारी क्रैब साइकिल हो रही थी, क्रैब साइकिल। और इसके बाद हमारी प्रोसेस हो रही थी, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, या इसी को हम सिस्टम भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईटीसी। क्लियर है बात। तो हमने जो ग्लूकोज से पायरेट बना था, इस प्रोसेस को हमने पढ़ लिया था। इस प्रोसेस का नाम था हमारा, इस प्रोसेस का हमारा नाम था ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, इस प्रोसेस का नाम था ग्लाइकोलिसिस। हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया था, ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ लिया था। और ग्लाइकोलिसिस में हमारा बना क्या था, ग्लाइकोलिसिस में हमारा बन रहा था, ग्लाइकोलिसिस में हमने ये देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में हमारा एटीपी बन रही थी, NADH बन रहा था, और साथ में वाटर बन रहा था। यहां पे हमारी CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो, इसलिए हमने यहाँ पे 6 कार्बन डाला, हमारे पास 6 कार्बन मिले। क्लियर है बात। अब अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की, तो जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस थी, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस ये कहां पे हो रही थी, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था जो हमारी रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर। तो ये हमारी जो ग्लाइकोलिसिस होगी वो कहां पे होगी, हमारी साइटोप्लाज्म में। और जो ग्लाइकोलिसिस थी वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं थी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं थी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी हमारी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, और अगर एब्सेंट है तब भी हमारी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी। मतलब ये कैसी है, हमारी इंडिपेंडेंट है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑक्सीजन से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बात। तो यहां से हमको यह पता चला, हमने जो टू टाइप के हमने जो टू टाइप के
हमने जो यहाँ पे 2 टाइप के रिस्पिरेशन पढ़े हैं, एक तो हमने एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ा है, दूसरा हमने एनारोबिक रिस्पिरेशन पढ़ा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? एनारोबिक रिस्पिरेशन। देखो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हो रहा था, एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारी जो लिंक रिएक्शन है वो हो रही थी। क्लियर है बात? एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारी लिंक रिएक्शन हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया था जो हमारे एरोबिक रिस्पिरेशन है उस पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो लिंक रिएक्शन हमारी होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारी लिंक रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर ऑक्सीजन हमारी एब्सेंट है तो लिंक रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट है इसका मतलब वो हमारा क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में कभी भी हमारी लिंक रिएक्शन या क्रैब साइकिल नहीं होती है। क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये प्रोसेस हमारी एनारोबिक रिस्पिरेशन पे नहीं होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज से हमारा पाइरेट बना, तो ग्लूकोज से जो पाइरेट बना इस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलिसिस कहा, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमारी एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होती है, दोनों में यहां तक की प्रोसेस कॉमन होती है। फिर यहां के बाद आगे प्रोसेस चेंज होती है। जो प्रोसेस चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? फेट ऑफ पाइरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेट ऑफ पाइरेट। तो अभी हम देखते हैं फेट ऑफ पाइरेट के बारे में। देखो फेट ऑफ पाइरेट, फेट ऑफ पाइरेट यहां पे ये कह रहा है, यहां पे देखो ये कह रहा है हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमारा पाइरुवेट बना था। अब जो हमारा पाइरेट है इससे हमारा टोटल 3 प्रोसेस कंप्लीट होती है, टोटल 3 प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये जो 3 प्रोसेस है इसमें एक पे हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, दूसरी जो प्रोसेस हो रही है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो रही है, और थर्ड प्रोसेस में भी ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। तो जहां पे हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको मैंने बोला एरोबिक रिस्पिरेशन, और एरोबिक रिस्पिरेशन है बोला तो इसके आगे की जो प्रोसेस होगी उसको मैं क्या बोलूंगा? लिंक रिएक्शन, ठीक है। और लिंक रिएक्शन मैंने बोला तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, और यही प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे। और अगर हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन हमारी क्या है? एब्सेंट है, तो हमारी जो सेकेंड प्रोसेस होगी इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें हमको मिलेगा C2H5OH, या इसी को हम क्या कह रहे हैं? एथेनॉल। मतलब हमें क्या मिलेगा? एथेनॉल मिलेगा, एल्कोहल, और साथ में हमको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। यहां पे भी हमें CO2 मिलेगा। तो एक तो हमारी प्रोसेस ये हो गई। अब ऑक्सीजन जब एब्सेंट है तो यहां पे हमारी 2 प्रोसेस हो रही है, 2 बार प्रोसेस। तो अगर हमारी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा एथेनॉल बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा लैक्टिक एसिड बन रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन हमारी एब्सेंट है, यहां भी एब्सेंट है, यहां पे, मतलब ये दोनों प्रोसेस जो हमारी हो रही है कैसी हैं? एनारोबिक, एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। ऊपर की जो हमारी ये प्रोसेस है कैसी है? एरोबिक रिस्पिरेशन है, एरोबिक रिस्पिरेशन है, क्योंकि यहां पे हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये जो दोनों प्रोसेस हो रही है हमारी एनारोबिक है, और इसमें एक में हमारा लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो जहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा
जहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा उसको हम बोलेंगे लैक्टेट फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन। और जहां पे हमारा एल्कोहल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमारी एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है। इसके बाद जो हमारा पाइरेट होता है, पाइरेट से हमारे तीन तरह के यहाँ पे प्रोसेस हो सकती है। एक तो हमारी लिंक रिएक्शन होगी जिससे हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए प्लस में CO2 बनेगा, ये हमारी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा किस में आ जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, मतलब ये एरोबिक रिस्पिरेशन में होगा। और दो प्रोसेस जो होंगी वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होंगी। दो प्रोसेस किसमें होंगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होंगी। जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो यहाँ पे हमारा एक एथेनॉल बनाएगा, दूसरा हमारा लैक्टिक एसिड बनाएगा। अगर हमारा एथेनॉल बन रहा है तो उसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे, और अगर हमारा लैक्टिक एसिड बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैक्टेट फर्मेंटेशन बोलेंगे। बट ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन के। क्लियर है बात, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। हमने यहां तक ये पढ़ लिया था, ये तो कॉमन था। अब हम इसके आगे की इस प्रोसेस को पढ़ेंगे, ये लिंक रिएक्शन। क्लियर है बात। यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी स्टेप है जो ये कंफर्म करती है कि हमारा रिस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक। तो ये प्रोसेस हमारी कौन सी होगी, लिंक रिएक्शन। अगर लिंक रिएक्शन हो रही है इसका मतलब है कि हमारा जो रिस्पिरेशन है वो एरोबिक है। क्लियर है बात। तो अब यहां पे हमने क्या पढ़ा था, देखो यहां पे हमने यही पढ़ा, तो यहां से हम ये लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, और लिंक रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल। जो लिंक रिएक्शन हमारी होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और लिंक रिएक्शन हो कहां पे रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलिसिस हमारी कहां पे हो रही थी, ग्लाइकोलिसिस हमारी होती साइटोप्लाज्म में, और ये कहां पे होगी हमारी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारी जो प्रोकैरियोट सेल है उनपे तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो क्या उनपे लिंक रिएक्शन नहीं होगी, होगी। बट वो पूरी प्रोसेस, अगर हम प्रोकैरियोट सेल की बात करें तो उसकी जितनी भी प्रोसेस है, अगर वो एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहा है तो लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सब किसमें होंगे, ये हमारे साइटोप्लाज्म में ही होंगे। और यूकैरियोट में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है तो उसमें कहां पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होंगे। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है हमारी कहां पे होगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रैब साइकिल भी हमारी किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये भी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रैब साइकिल को भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और लिंक जो हमारा ETC है इसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये प्रोसेस हमारी नहीं होगी, इसका मतलब कि ये सिर्फ हमारे एरोबिक रिस्पिरेशन में होगी, एनारोबिक पे नहीं होगी। अब आगे देखो, देखते हैं। अब हम बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। जो लिंक रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब यहां से देखो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इसके पहले की चीजें पढ़ी थी। देखो सबसे पहले मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से मेरा पाइरेट बना, ग्लूकोज से मेरा पाइरेट बना। पाइरेट बना, और पाइरेट से अब मेरा क्या बनेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए। ध्यान से पढ़ना बेटा, यहीं पे आपको एक चीज लर्न हो जाएगी जिस तरह पढ़ा रहा हूं मैं। देखो यहां पे ये हमारा बना, और इसी को हमने क्या बोला, इसी प्रोसेस को हमने लिंक रिएक्शन बोला, और यही हमको पढ़ना है। ये हमारी ग्लाइकोलिसिस थी। तो हमारे पास पाइरेट के जो ग्लूकोज से हमारे पाइरेट के टोटल 2 मॉलिक्यूल हमें मिले थे। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं पाइरेट, कितने मॉलिक्यूल है इसके, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां पे 1 मॉलिक्यूल
3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन हो गए हमारे? 6 कार्बन। आगे देखो, आगे जो प्रोसेस हुई, आगे जो प्रोसेस हुई, यहां पे मैं एक चीज और लिख लेता हूं, यहां पे प्लस में कर लेता हूं, प्लस कर लेता हूं मैं, को एंजाइम ए, ठीक है, को एंजाइम ए। अब पाइरेट मेरे कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल, तो को एंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस मैं यहां पे लूंगा NAD प्लस। अब NAD प्लस के कितने मॉलिक्यूल लूंगा मैं? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल की यहां पे बात कर रहे हैं। इससे हमारा जो बना, इससे जो हमारा बना, इससे जो हमको प्रोडक्ट मिला, इससे जो हमको प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट का नाम है, देखो उस प्रोडक्ट का क्या नाम है? हमें एसिटाइल, एसिटाइल को एंजाइम ए मिला। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल। प्लस में हमको यहां पे मिला 2CO2 और साथ में यहां पे हमको क्या मिला? 2NADH प्लस में 2H प्लस। समझ में आ रही बात? और ये जो प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में एक एंजाइम प्रेजेंट है, उसमें एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है, एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है पाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, पाइरेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जो पाइरेट डिहाइड्रोजिनेज है, एक्चुअल में ये क्या है हमारा? एक्चुअल में ये हमारा, एक्चुअल में ये हमारा मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। क्या है हमारा? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो हमारा पाइरेट डिहाइड्रोजिनेज है, एक्चुअल में इसमें बहुत सारे हमारे, तो ये हमारा जो मैंने इसको क्या बताया? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें कई टाइप के हमारे एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। बट इसको हम शॉर्ट में ही इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, तो उसको हम पाइरेट डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे, जिसको हम लिख देंगे वहां पे मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ प्रोडक्ट हमारे प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है, मेनली मैं बता देता हूं। देखो, एक तो यहां पे हमारा प्रेजेंट होता है Mg प्लस प्लस, दूसरा जो प्रेजेंट होता है उसका नाम है लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड, इसको शॉर्ट में हम LA भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा थियामिन, थियामिन पायरो फॉस्फेट, तो ये हमारे, इनको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TPP। तो ये हमारी हो गई लिंक रिएक्शन, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन में हमारा, अब अगर यहां पे आप गौर से देखो ध्यान से, तो यहां पे हमारे टोटल 6 कार्बन थे, तो इधर भी हमारे 6 कार्बन होने चाहिए। बट यहां पे हम अगर यहां इसकी बात करें, तो यहां पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें टोटल कितने कार्बन है? 2 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन? 2 कार्बन, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन। तो जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए बना, इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल होंगे? हमारे पास एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल में हमारे कितने? 2 कार्बन होने चाहिए। और 2 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो कितने कार्बन? 4 कार्बन। बात समझ में आई? ये ठीक है। तो 4 कार्बन ये हुए, 2 कार्बन ये, मिला कितने हो गए? टोटल 6 कार्बन। यहां पे लिंक रिएक्शन में हमारा क्या होता है? NADH का फॉर्मेशन होता है जिसके 2 मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे, और यहां पे CO2 का फॉर्मेशन होता है जिसके हमको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्लियर है बात? तो ये हमारी लिंक रिएक्शन हो गई। अगर इसको हम, आप लोग एक तरह से और भी लिख सकते हो, अगर आप लोग लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। हमारा ये क्या है?
ये हमारा पाइरेट हो गया, इसके कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, प्लस यहां पे करो, प्लस यहां पे करो को एंजाइम ए, और रिएक्शन करवा दो। रिएक्शन जो होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी, पाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज जो कि हमारा एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम NAD+ से क्या बना देंगे, NAD+ से हम क्या बना देंगे, NADH+2H+, और यहां पे भी हम 2 लगा देंगे, यहां पे भी 2, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। यहां पे हमारा क्या बनेगा, 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, और साथ में यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारी लिंक रिएक्शन है। क्लियर है बात। तो मुझे लगता है आप लोगों को लिंक रिएक्शन समझ में आई होगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लिंक रिएक्शन जो हमारी हो रही है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे हो रही है। और लिंक रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है हमको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रहा है, और जहां पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रही। टोटल यहाँ पे जो हमारी इनडायरेक्ट एनर्जी बन रही है वो क्या बन रहा है, हमारे 2 NADH बन रहे हैं, 2 NADH, और 2 NADH बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 NADH का मतलब होता है 3 ATP, जो कि हमारी इनडायरेक्ट एनर्जी है। क्या है, ये हमारी इनडायरेक्ट एनर्जी है, इनडायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट एनर्जी। तो 2 NAD से कितना बनेगा, टोटल 6 ATP। तो आपसे अगर कोई पूछे कितनी जो हमारी लिंक रिएक्शन है उसमें टोटल कितने हमारे इनडायरेक्ट ATP बनी, तो कितनी बनी हमारी, 6 ATP बनी, क्योंकि यहां पे हमारे 2 NADH बन रहे हैं। क्लियर है बात। अब आगे हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में हम किसकी बात, ये हमारा जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, इससे आगे की प्रोसेस हमारी क्रैब साइकिल होगी, उसको हम पढ़ेंगे। देखो अब ध्यान से, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल। देखो क्रैब साइकिल की डिस्कवरी किसने करी, स्टार्टिंग इसको एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले डिस्कवरी, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है H. एडोल्फ एडोल्फ क्रैब, एडोल्फ क्रैब, जिन्होंने क्या किया, क्रैब साइकिल की डिस्कवरी करी। किस टाइम पे किया, 1937 पे, 1937 पे किया। जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल हमारी यूकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट में होती है। तो यहां पे देखो जो यूकैरियोट है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी, तो इसकी लोकेशन कहां हो जाएगी हमारी, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारी प्रोकैरियोट है, इस पे प्रोकैरियोट में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, तो ये कहां पे होगी हमारी, साइटोप्लाज्म में। कहां पे होगी, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। क्लियर है बात। जो क्रैब साइकिल है इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है,
फर्स्ट प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम है, फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, क्या नाम है? सिट्रिक एसिड। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और अगर इफ थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, तो यहां पे हमारा इसका नाम हो जाएगा, थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर इसका जो हमारा नाम होगा उसका नाम पड़ जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं TCA। क्लियर है बात? TCA। तो अगर मैं बात करूं क्रैब्स साइकिल के अदर नेम की, तो अदर नेम हमारे कौन कौन सा? एक तो हमारा CAC है, और सेकंड हमारा क्या है? TCA है। CAC का मतलब है सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर है बात? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये हम यहां इनके दूसरे नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी क्रैब साइकिल होती है ये कई स्टेप पे होती है, क्रैब साइकिल हमारी कई स्टेप पे होती है, एक स्टेप पे कंप्लीट नहीं होती, कई स्टेप पे होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे कई स्टेप में हो रही है, तो इसमें कई तरह के हमारे एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे एंजाइम है उसको हम लिखेंगे ऑल एंजाइम प्रेजेंट इन कहां पे प्रेजेंट होंगे? क्रैब साइकिल हमारी मैट्रिक्स पे हो रही है, मैट्रिक्स पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और यहां पे हमारा एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट एक हमारा ऐसा भी एंजाइम है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे नहीं होता। वो कहां पे प्रेजेंट होता है? जिसका सबसे पहले नाम लिख लेते हैं हम। उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। क्लियर है बात? तो ये हमारे क्रैब साइकिल के बारे में थोड़ा सा जर्नल इसकी मतलब हमने इसके बारे में जाना जर्नली कि क्रैब साइकिल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने करी? एडोल्फ क्रैब ने, जिनका जो किस टाइम पे किया? 1937 पे। और अगर हम बात करें यूकैरियोट में तो ये मैट्रिक्स पे होगी, प्रोकैरियोट में बात करें तो साइटोप्लाज्म में होगी। इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड, इसलिए इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और यहां पे हमको ये बात याद रखना, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा एक प्रेजेंट है तो हमारा क्या हो गया? वो सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया। और अगर हमारे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, या इसी को हम इसको हम बोलेंगे TCA साइकिल। क्लियर है बात? और
जितने भी हमारे जो हमारी क्रैब साइकिल है कई सारे स्टेप पे कंप्लीट होती है, तो कई सारे स्टेप पे कंप्लीट होते हैं, तो कई सारे हमारे एंजाइम होंगे, जो कई सारे हमारे एंजाइम है वो सब मैट्रिक्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट एक हमारा ऐसा भी एंजाइम है जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता, वो कहां प्रेजेंट होता है? हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उससे प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है बात? अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं आगे क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल एक्चुअल में कैसे हो रही है? देखो, हमें यह पता है कि लिंक रिएक्शन से हमको क्या मिला था? एसिटाइल को एंजाइम ए मिला था। ठीक है, लिंक रिएक्शन से हमको क्या मिला था? लिंक रिएक्शन से हमको मिला था एसिटाइल को एंजाइम ए। हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हमारा बना था पायरेट, पायरेट से हमारा बना एसिटाइल को एंजाइम ए। इसके कितने मॉलिक्यूल बने हमारे? 2 मॉलिक्यूल। पायरेट के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का हमारा 1 मॉलिक्यूल। यहां पे हमारी ग्लाइकोलिसिस, यहां पे हमारी लिंक रिएक्शन, और ये हमारा हुआ। अब देखो ध्यान से, जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये अगर हम 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल 2 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होगा हमारा? यहां पे 2 मॉलिक्यूल होंगे तो हमारे यहां पे 4 कार्बन। क्लियर है बात? 4 कार्बन, ये चीज हमें पता है। अब ये जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये इंटर करता है क्रैब साइकिल। ठीक है, ये इंटर करता है क्रैब साइकिल पे। जहां पे हमारे पास पहले से क्या है? पहले से हमारे पास यहां पे क्या है? पहले से हमारे पास यहां पे है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है, इसके भी हमारे कितने मॉलिक्यूल होंगे? क्योंकि यहां पे हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए की बात कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल की, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी तो हमारे 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे? सिर्फ हम एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, जैसा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम का एक मॉलिक्यूल जिस तरह रिएक्शन करके जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी तो वही बनाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ और बनाएगा, तो सेम बनाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे 1 की करेंगे और उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पूरा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल होंगे हमारे? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पे देखो 1 मॉलिक्यूल जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का है, इसमें हमारे कितने हैं? इसमें हमारे 4 कार्बन है। तो अगर मैं 2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो 2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन हो जाएंगे हमारे? 8 कार्बन। ठीक है, जब ये हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां पे रिएक्ट होगा, तो यहां पे हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा, मैंने आपको बताया जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम है सिट्रिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। और यहां पे जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम का नाम है हमारा सिट्रेट सिंथेटेज। क्या एंजाइम का नाम है? सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट सिंथेटेज जो एंजाइम हमारा, इसकी प्रेजेंस में हमारा क्या बना? सिट्रिक एसिड बना। देन अब यहां पे अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड के टोटल 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। 1 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो 6 कार्बन, 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम ए के, और 2 कार्बन यहां से 4 कार्बन हमारे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के, दोनों मिलेंगे कितना बनेगा? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा हमारा। और
कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने कार्बन हमारे हो गए? टोटल हमारे 12 कार्बन। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 कार्बन। अब देखो ध्यान से, अब जो सिट्रिक एसिड है इससे हमारा बनेगा, सिट्रिक एसिड से, सिट्रिक एसिड से हमारा बनेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है हमारा सिस एकोनाइटिक एसिड। एकोनाइटिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड बनेगा। और सिस एकोनाइटिक एसिड जो बनेगा उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? सर 2 मॉलिक्यूल होंगे। कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे। कितने कार्बन होंगे? कितने कार्बन होंगे? कितने कार्बन होंगे? कितने कार्बन होंगे हमारे? 2 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल में 12 कार्बन। यहां पे जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम का नाम है, जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है, एंजाइम का नाम है एकोनाइटेज। क्या नाम है? एकोनाइटेज। और ये Fe की प्रेजेंस में वर्क करता है। क्लियर है बात? अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो हमारा क्या है, सिस एकोनाइटिक एसिड है, इससे हमारा बनेगा, इससे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम है हमारा, नेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम है आइसोसिट्रिक, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? यहां पे 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल। यहां पे जो हमारा, यहां पे जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है हमारा, एंजाइम का नाम है एकोनाइटेज एंजाइम। जो पहली वाली प्रोसेस में था, इसके पहले की जो प्रोसेस में था वही हमारा एंजाइम यहां पे भी प्रेजेंट होता है। इसके हमारे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? इसके अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, टोटल 2 मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे इसके? ठीक है, 2 मॉलिक्यूल होंगे। टू मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके। और कितने कार्बन यहां पे हमारे होंगे? यहां पे हमारे, यहां पे हमारे कितने कार्बन होंगे? यहां पे हमारे कितने कार्बन होंगे? 12 कार्बन। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे हमारा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड था, इसमें हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर किया, हमारा क्या बना? सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड से हमारा क्या? सिस एकोनाइटिक एसिड बना। सिस एकोनाइटिक एसिड से हमारा क्या बना? आइसोसिट्रिक एसिड बना। अब यहां से जो आगे की प्रोसेस होगी, आइसोसिट्रिक एसिड से हमारा बनेगा यहां पे ऑक्जेलो, आइसोसिट्रिक एसिड से हमारा बनेगा ऑक्जेलो, क्या बनेगा हमारा? ऑक्जेलो सक्सेनाइल, सक्सेनिक एसिड, सक्सेनाइल नहीं, सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड बना। यहां पे जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम का नाम है, जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है आइसोसिट्रिक, आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। और मैंने ये बताया है आप लोगों को, जहां पे भी हमारा एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज, जहां पे भी हमारा एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज, वहां पे हमारा क्या बनेगा? वहां पे हमारा, वहां पे हमारा बनेगा, वहां पे हमारा NaDH बनेगा, NaDH। तो इस प्रोसेस में हमारा क्या बनेगा? NaDH बनेगा। क्या बनेगा हमारा? NaDH, जहां पे हमारा बनेगा NaDH।
NADH। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस से क्या बनेंगे हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस में 2H प्लस, ये हमारा बनेगा। ठीक है, जहां पे भी हमारा डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम है वहां पे हमारा NADH बनेगा। हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल की बात करें क्योंकि हमारा क्रैब साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर किया, तो यहाँ पे हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेंगे। आगे देखो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये जो हमारा ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड है, ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड है, इस ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड है, इससे हमारा बनेगा, इससे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड। यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, यहां तक इस प्रोसेस तक हमारा, इस प्रोसेस तक हमारा टोटल हमारे जितने हमारे पास स्टार्टिंग में कार्बन थे उतने ही कार्बन है। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारा क्या हो रहा है, यहां से हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर हो रहा है। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हम यहां पे 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं पूरे में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यहां से हमारा बाहर हुआ। तो जब यहां पे CO2 हमारा बाहर हो रहा है, तो जब भी हमारा कार्बन हमारा बाहर निकलता है वहां पे हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम होगा हमारा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा। और यहां से हमारे 2 जो हमारे कार्बन है वो बाहर हो गए। अब 2 कार्बन अगर हमारे बाहर हुए, 2 कार्बन बाहर हुए, तो 2 कार्बन जब हमारे बाहर होंगे, 2 कार्बन बाहर होंगे तो टोटल यहां पे कितने कार्बन बचेंगे, देखो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे जो 1 मॉलिक्यूल होगा उस पे हमारे 5 कार्बन बचे, क्योंकि 1 कार्बन हमारा बाहर हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे हमारे 10 कार्बन, यहां से हमारे 2 कार्बन कम हो गए। अब जो हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में क्या बनेगा, नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा बनेगा, नेक्स्ट प्रोसेस का जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब कोएंजाइम ए, यहां पे कोएंजाइम ए आ रहा है, ठीक है, और ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यहां पे हमारा, यहां से भी हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर जाएगा, और यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए अंदर आएगा और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। यहां पे जो हमारा एंजाइम होगा, उसका नाम है, ये पूरा सबस्ट्रेट का नाम लिखना हमें, ये पूरा क्या है हमारा सबस्ट्रेट का नाम है अल्फा, सबस्ट्रेट का नाम है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और मैंने बताया जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज लगे वहां पे हमारा क्या बनेगा, वहां पे हमारा बनेगा NAD+ से, NAD+ से क्या बन जाएगा हमारा 2NADH+ 2H+,
क्लियर है बात? तो ये हमारा बन गया। यहां पे हमारा जो एंजाइम हो क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज है, और यहां पे हमारा क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हमारे NaDH बन रहे हैं। आगे देखो, ये बना हमारा, तो यहां पे हमारा फिर से हमारे 2 कार्बन कम हुए, 2 कार्बन यहां पे हमारे कम हुए, तो यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सेनाइल एसिड तो बनेगा, बट यहां पे हमारा अगर मैं बात करूं 1 मॉलिक्यूल में हमारे कितने कार्बन बचे, 4 कार्बन। 1 मॉलिक्यूल में 4 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल में हमारे टोटल 8 कार्बन बचे। इसके आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें देखो क्या होगा, इसके आगे हमारा जो बनेगा, इसके आगे की प्रोसेस में हमारा बनेगा सक्सेनिक एसिड। क्या बनेगा, सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड। अब जो सक्सेनिक एसिड बनेगा, सक्सेनिक एसिड, जो सक्सेनिक एसिड बनेगा, सक्सेनिक एसिड में भी हमारे, इसके भी हमारे 2 मॉलिक्यूल होंगे। 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन टोटल, 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन टोटल, 8 कार्बन, 8 कार्बन। और यहां पे हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है, जो एंजाइम हमारा उसका नाम है थियोकाइनेज। और जहां पे भी काइनेज एंजाइम हमारा आता है वहां पे हमारी या तो एटीपी यूज होती है और या तो एटीपी बनती है डायरेक्ट। तो यहां पे हमारा क्या होगा, यहां पे हमारी 2GDP से हमारे 2GTP बनेगा। मैंने बताया था जीटीपी का मतलब है, जीटीपी का मतलब है, जीटीपी का मतलब है एटीपी। एटीपी कहो या जीटीपी, दोनों सेम है। स्टार्टिंग में मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी। तो यहां पे हमारी 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी बना। यहां पे एंजाइम हमारा कौन सा था, कौन सा एंजाइम हमारा, थियोकाइनेज है। और यहां पे हमारा जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है सक्सेनिक एसिड। और टोटल यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। और 2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 8 कार्बन प्रेजेंट है। इसके आगे की जो प्रोसेस होगी उस पे हमारा बनेगा, इसके आगे की जो प्रोसेस होगी उस पे हमारा बनेगा, इसके आगे की प्रोसेस में, इसके आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें बनेगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। और ये फ्यूमेरिक एसिड बनेगा और इसके बाद फिर हमारा बनेगा, इसके बाद बनेगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड से फिर हमारा बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मैलिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। फ्यूमेरिक एसिड कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। सक्सेनिक एसिड से जब हमारा फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, यहां पे जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट होगा उसका नाम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बताया था इसकी प्रेजेंस में। और डिहाइड्रोजिनेज है तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज आ गया तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, FAD+ से, इसके 2 मॉलिक्यूल से हमारा क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनेगा। ठीक है ये बात, ये बन गया हमारा। फिर इसके ऊपर जब फ्यूमेरिक एसिड से हमारा क्या बनेगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जब बनेगा तो यहां पे जो हमारा एंजाइम होगा, एंजाइम का नाम है फ्यूमरेज। क्या नाम है, फ्यूमरेज, फ्यूमरेज। और मैलिक एसिड जब हमारा ऑक्जेलो एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो वहां पे हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा तो यहां पे जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट होगा उसका नाम होगा मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज मैंने बात की, मतलब यहां पे हमारा फिर से NaDH बनेगा। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ से
हमारा क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH प्लस 2H प्लस। यहां से ये हमारी पूरी क्रैब साइकिल कंप्लीट हुई। तो क्रैब साइकिल में सबसे पहले हमारा क्या बना, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से हमारा सिस एकोनाइटिक एसिड बना, सिस एकोनाइटिक एसिड से हमारा क्या बना, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से हमारा क्या बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहां तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहां तक हमारा टोटल 2 मॉलिक्यूल थे और पूरे हमारे 12 कार्बन थे। यहां से हमारा ऑक्जेलो सक्सिनाइल एसिड से हमारा क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना तो यहां से हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गए, निकल गए। ठीक है, तो यहां पे हमारा फिर कितने 2 मॉलिक्यूल किसके बचे, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के, और यहां पे हमारा टोटल 10 कार्बन बचे। फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से जब हमारा बना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो यहां पे फिर से हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर हो गए, CO2 के 2 मॉलिक्यूल बाहर हो गए। जब 2 मॉलिक्यूल बाहर हुए मतलब 2 कार्बन बाहर हुए, तो टोटल यहां पे हमारे कितने 2 मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम के, 2 मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम के, और टोटल कितने कार्बन है हमारे, 8 कार्बन है। फिर इससे हमारा क्या बना, सक्सेनिक एसिड बना 8 कार्बन, फिर फ्यूमेरिक एसिड बना, इसमें भी हमारे 8 कार्बन होंगे, मैलिक एसिड में भी हमारे 8 कार्बन होंगे, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में भी हमारे 8 कार्बन होंगे। लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, देखो 2 मॉलिक्यूल 8 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल 8 कार्बन। क्लियर है बात। और यहां से अब ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई, क्रैब साइकिल, ये पूरी हमारी क्रैब साइकिल। अब इससे रिलेटेड थोड़े से हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। टोटल NaDH formed in क्रैब साइकिल। क्लियर है बात। देखो ध्यान से, टोटल FADH2 फॉर्म और टोटल यहां पे हमारी ATP। तो इसका सबसे पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे हमारा यहां पे 2 मॉलिक्यूल NaDH यहां पे बन रहे हैं, ये हमारे, ठीक। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH यहां पे बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH यहां पे बन रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 2 4 6। तो कितने बने हमारे, टोटल 6 NaDH बने, 6 NaDH इन क्रैब साइकिल। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, FADH2। तो FADH2 कहां कहां पे बना, FADH2 हमारे यहां पे बने, कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। कितने बने, 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल बने किसके, FADH2 के। फिर क्या कह रहा है, ATP, ATP कह रहा है, देखो यहां पे ये हमारी GTP बनी, यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP, और कहीं पे बन रही है, नहीं बन रही। यहां पे हम लिख देंगे टोटल कितने बन रहे हैं यहां पे हमारे, 2GTP, या इसी को मैं लिखता हूं ATP। क्लियर है बात। यहां पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, टोटल CO2 formed in क्रैब साइकिल, इन क्रैब साइकिल, टोटल CO2 फॉर्म्ड इन क्रैब साइकिल। तो कितने CO2 हमारे बने, देखो ध्यान से, यहां पे 2 मॉलिक्यूल बने और यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल बने। तो कितने हो गए, ये 2 मॉलिक्यूल यहां पे, 2 मॉलिक्यूल यहां पे, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल। कितने बने, 4। यहां पे मैं लिखूंगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। क्लियर है बात। अब अगर आपसे कोई आपसे ये पूछे कि अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट का
क्रैब साइकिल पे डाले, ठीक है, क्रैब साइकिल पे इंटर कराए तो हमको कितने FADH2 मिलेंगे, NADH मिलेंगे, ATP मिलेंगी। तो यहां पे हमको एक बात याद रखना है, हमने जो ये पढ़ा है अभी, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट के बारे में पढ़ा है। तो जब भी हमारा अगर 1 की बात करेगा तो हम 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और अगर 4 की बात कर रहा है या अदर की बात, तो उसमें उसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बात? जहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहां पे आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्रैब साइकिल पे टोटल कितनी ATP बन रही है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनर्जी कितनी बन रही है। तो वहां पे हमको ये ध्यान देना है, जो हमारा NADH होता है, 1 NADH का मतलब होता है, NADH का मतलब होता है 3 ATP, ठीक है, क्या होता है हमारा 3 ATP होता है। तो यहां पे अगर आपसे कोई टोटल एनर्जी पूछे, क्या पूछे आपसे, टोटल एनर्जी या ATP, या यहां पे मैं लिखता हूं ATP फॉर्म्ड इन क्रैब साइकिल, जो कि यहां पे मैं बात करूंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। जो हमारी क्या होंगी, डायरेक्ट एनर्जी भी होगी, इनडायरेक्ट एनर्जी भी होगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहां पे देखो ध्यान से, 6 NADH बन रहे हैं, 6 NADH, तो टोटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 6 NADH का हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहां पे किससे करो, 3 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 18 ATP, क्योंकि हमको ये पता है 1 NADH इक्वल हमारा होता है 3 ATP, 1 FADH2 का मतलब होता है हमारा 2 ATP। तो टोटल हमारे कितने FADH2 बने, 2 FADH2 मल्टीप्लाई 2, तो कितने बन गए हमारे, टोटल 4 ATP बनी। डायरेक्ट हमारी कितनी ATP बनी, डायरेक्ट हमारी जो ATP बनी वो 2 ATP बनी, 2 ATP। तो यहां पे क्या हो गया हमारा 2 ATP। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल कितना बना, तो इन सबको प्लस करो तो कितना आ गया, 24 ATP। अगर इसमें बोले लिंक रिएक्शन का भी हमको ऐड करना है, तो लिंक रिएक्शन में हमारा टोटल 2 NADH बना था, ठीक है, इन लिंक रिएक्शन टोटल 2 NADH फॉर्म हुए थे, 2 NADH फॉर्म। तो 2 NADH का मतलब क्या हो गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया हमारा 6 ATP आई। यहां पे हमारा 6 ATP प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी 30। और ग्लाइकोलिसिस में हमारी टोटल 8 ATP बनी थी, कितनी बनी थी 8 ATP। तो पूरा अगर आपसे कोई पूछे ये पूछे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इंटर इन रिस्पिरेशन। अगर रिस्पिरेशन में इंटर करता है तो टोटल एटीपी फॉर्म्ड कितनी बनी वो, टोटल एटीपी फॉर्म, तो वो हमारी बनेगी 38 एटीपी। और यहां पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे एरोबिक रिस्पिरेशन, ये एरोबिक रिस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? और अगर मैं एनारोबिक की बात करूं, एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमारी टोटल एटीपी फॉर्म होंगी 2 ATP फॉर्म। क्लियर है बात? तो ये अभी तक यहां पे हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आपका
नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, और उसमें साथ में हम लोग क्या फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और एक दो टॉपिक जो और आपके सिलेबस में उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले वाले हमारे दोनों लेक्चर को नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो आप उनको जाके जरूर देखें। वहां से आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और नीट में जिस तरह से भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी मैं एक वीडियो में आपको करा दूंगा, जिससे कि आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।